फ्रेंड्स, मेडिसिन अनमास्क में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो स्पेशलिस्ट जुड़े हैं डॉक्टर गितेश, आपको पता है क्रिटिकल केयर होप के डायरेक्टर हैं, इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट हैं। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। अक्टूबर नवंबर जैसा आपको सबको पता है दिवाली का, बरकत का समय, बरकत का महीना होता है एंड यू नो लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग एट प्रोग्रेस। तो क्योंकि ये एक नर्सिंग फोकस्ड पॉडकास्ट है, लेट अस टॉक अबाउट कि नर्सेज का करियर प्रोग्रेशन किस तरीके से होता है। तो डॉक्टर गितेश, हम नर्सेज जब सीनियर हो जाते हैं तो इंचार्ज होते हैं। आज हमारा फोकस रहेगा हाउ कैन अ नर्स बिकम एन आईसीयू इंचार्ज। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू आस्क यू इज दैट एक आईसीयू के इंचार्ज बनने के लिए क्या नर्स को कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए, या रूटीन में क्या प्री रिक्विजिट होता है या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं सो दैट समबडी कैन बिकम अ इंचार्ज ऑफ द आईसीयू। सर, इसमें सबसे पहले फर्स्ट में बेसिक क्वालिफिकेशन एक होनी चाहिए। बीएससी नर्सिंग है, देन फर्स्ट 2 years ऑफ योर ट्रेनिंग इज़ योर डोमेन नॉलेज। जैसा कि हम जानते हैं क्रिटिकल केयर की वेरियस सब स्पेशलिटीज़ हो गई हैं, सो दैट इज़ डोमेन नॉलेज। जैसे अगर आप कार्डियक आईसीयू में काम कर रहे हैं तो आपको कार्डियक की पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि पेशेंट को कैसे डील करना है, इन्वेजिव डिवाइसेस की केयर कैसे करनी है, सो दैट इज़ डोमेन नॉलेज। देन मूविंग ऑन, देयर आर सर्टेन सर्टिफिकेशंस विच आर लाइक ACLS आप सर्टिफाइड होने चाहिए, शुड बी सर्टिफाइड ACLS प्रोवाइडर। उसके बाद इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन है, वो एक डिप्लोमा कोर्स रन करती है नर्सेज के लिए, विच इज़ कॉल्ड इंडियन डिप्लोमा ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग। सो 2 कोर्सेज हो गए जी। इंडियन IDCCM का एक तो कोर्स हुआ, IDCCN और एक ACLS। ये 2 मिनिमम होने चाहिए, डिजायरेबल। जी सर। एंड देन देयर इज एक्सपीरियंस। सो फर्स्ट इज डोमेन नॉलेज, सर्टिफिकेशन ऑफ योर नॉलेज, एंड देन कम्स योर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस हेल्प्स कि हमें मैनेज कैसे करना है पूरी चीज़ को। अब हमें खुद तो काम करना आता है, हमें नॉलेज है पेशेंट पे कैसे केयर डिलीवर करनी है, बट हमें औरों से काम करवाना, उनको लीड करना, सो दैट नीड्स एक्सपीरियंस। तो वो हम पहले इसलिए इंचार्ज बनाने से पहले टीम शिफ्ट इंचार्ज बनाते हैं, आप या टीम लीडर हुए या कुछ उस तरीके से। तो जस्ट ये जानना चाहूँगा, जैसे एक व्यक्ति आईसीयू में, एक नर्स आईसीयू में जाता है, आपको क्या लगता है कि अगर वो सिंसियरली काम करे, उसके अंदर एक बेसिक समय बाद वो टीम लीडर बन सकता है? ऑब्वियसली इट विल वेरी कि कहाँ है, और कितने समय बाद टीम लीडर बनने की सोच सकता है कि मैं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ या उस शिफ्ट का इंचार्ज बनूँ, और फिर कितना समय लगता है एक नॉर्मल 10-15, एक 100 बेड में जैसे 10-15 बेड का, 20 बेड का आईसीयू होता है, तो उसका इंचार्ज वो कब तक बन सकता है अंदाजा? सर, मेरे ख्याल से अगर क्रिटिकल केयर में कोई आदमी 2 से 3 साल नर्सिंग कर लेता है, ही कैन बिकम अ टीम लीडर। ओके। एंड अगर वो 5 years प्लस उसका एक्सपीरियंस है, ही कैन बिकम अ इंचार्ज। 5 to 7 years, इट मे वेरी कि जैसा आपने कहा यूनिट कैसी है, पर्सनल कैपेबिलिटीज। बट ये मतलब आप मान के चलें कि 5-6 साल में आप कर सकते हैं। और मैं जस्ट अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप एक आईसीयू नर्स की तरह चालू करते हैं तो जब तक आप एक आईसीयू इंचार्ज तक पहुँचेंगे, आई थिंक आपकी सैलरी में कम से कम 3 गुना इजाफा हो सकता है। तो मतलब आप सोचें कि 5-6-7 साल अगर आप मेहनत कर लें, यू कैन एक्चुअली ट्रिपल द अमाउंट ऑफ सैलरी दैट यू आर रनिंग। दिस इज वेरी रफ फिगर, इट विल डिपेंड। सो दिस इज व्हाट द प्रोग्रेस आप कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। सो अब हमने समय की बात कर ली, क्वालिफिकेशन की बात कर ली। ऐसा नहीं है कि GNM नहीं बन सकते, बट BSc डिजायरेबल है आज की तारीख में। द सेकेंड थिंग इज कि जैसा आपने कहा कि अनुभव होना चाहिए, क्या क्या स्किल सेट एक नर्स में होने चाहिए? एक आईसीयू नर्स में आप क्या क्या स्किल सेट चाहेंगे? स्किल्स की बात करें सर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज डिसिप्लिन। आपकी पंक्चुअलिटी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, आप सिंसियर होने चाहिए। देन आप में एक डिटेलिंग की एक चीज़ होती है, नर्स का काम बहुत डिटेल का होता है। आप पूरे दिन में अपने 6-8 घंटे के शिफ्ट में 1 या 2 पेशेंट देखते हैं। अगर बहुत क्रिटिकल है तो 1, और नॉर्मल पेशेंट है तो 2 पेशेंट। तो आपकी जो इनडेप्थ है किसी चीज़ को परखने की या समझने की जो आदत होती है, वो एक नर्स में बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी माइनर से माइनर पेशेंट डिटेल मिस ना हो। तो ये एक हमें हैबिट या क्वालिटी हमें अपने आप में डेवलप करनी पड़ेगी अगर हम नर्सिंग फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं। और सो डिसिप्लिन, देन डिटेल्स को समझने की कोशिश, देन एक होता है पेशेंट एम्पैथी, कि हम जो मरीज़ जिस स्थिति में है उस स्थिति को हम समझें, हम ये अनुभव करें कि हम स्वयं उस स्थिति में, तो उसमें हमारा रिएक्शन क्या होगा, और मरीज़ के उस रिएक्शन को उससे हम समझ के और उसके हिसाब से हम अपना रिस्पॉन्स या हमारा जो भी बिहेवियर है, ऐसी उसके अटेंडेंस से। सो दैट शुड बी कंपैशनेट एंड एम्पैथिक कम्युनिकेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बेड साइड नर्स। सो गितेश सर, एक बार आएंगे उसके ऊपर भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक आपने डिटेलिंग की कही है, डिसिप्लिन की कही है और एम्पैथी की कही है। अब हम बात कर रहे हैं कि आईसीयू में बहुत सारे प्रोसीजर्स करने होते हैं। सो एक नर्स को मुझे पता है कि मुझे 5 साल में आईसीयू इंचार्ज बनना है, तो कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिसका मुझे एटलीस्ट मैं
उसका मुझे एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, या मुझे उनको असिस्ट कराने आना चाहिए? कौन से ऐसे रूटीन प्रोसीजर्स होते हैं जो आपको लगता है कि यार एक इंचार्ज को इतना कम से कम असिस्ट कराना तो आना ही चाहिए? सो व्हाट आर दोज प्रोसीजर्स, स्पेसिफिक आईसीयू प्रोसीजर्स? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एयरवे प्रोसीजर्स हैं। अगर एयरवे प्रोसीजर्स में आता है इंट्यूबेशन, ट्रेकियोस्टमी, कोई ट्यूब चेंज करनी है, किसी पेशेंट की ब्रोंकोस्कोपी करनी है, तो ये सारे एयरवे प्रोसीजर्स में आते हैं। सो तीन मुख्यतः, ट्यूब से रिलेटेड हो गया, और इमरजेंसी में इंट्यूबेशन हो गया या एलएमए लगाना हो गया, और फिर उसके बाद डायग्नोस्टिक हो गया जैसे ब्रोंकोस्कोपी है। क्योंकि अगर आईसीयू में कोई टेस्ट होता है और आप बड़ा डिफिकल्ट होगा कि कई बार जो स्पेशलिस्ट स्टाफ आ जाए, तो अगर आपके इंचार्ज को आता है तो ये बहुत अपने आप में एक बड़ी एडवांटेजेस चीज़ है। सेम वे ट्रेकियोस्टमी अगर है तो ऑब्वियसली, सो दैट इज समथिंग। और कई बार ऐसा होगा कि ओटी स्टाफ नहीं आ पाएगा और आईसीयू स्टाफ को ही असिस्ट कराना पड़ेगा। जी। और दूसरा चीज़ फिर हम सर्कुलेशन पे आते हैं एयरवे ब्रीदिंग के बाद। तो सर्कुलेशन में हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग जब हम करते हैं तो सेंट्रल लाइन कोई इंसर्शन, उसकी पूरी प्रिपरेशन कैसे करना है, प्रोसीजर पता होना चाहिए हमें स्टेप वाइज, और उसकी केयर, फिर फॉलोअप केयर, वो हम अपने नर्सेज को प्रॉपरली एजुकेट कर सकें उसके बारे में, तो हमें इन डेप्थ पता होनी चाहिए उसकी केयर। दूसरा चीज़ सेम वे आर्टीरियल लाइन, उसको कैसे हमें जीरो करना है, कैसे प्रॉपर प्रेशर्स, नॉर्मल वेवफॉर्म क्या है, वेवफॉर्म नहीं आ रहा है नॉर्मल, तो उसकी कैसे ट्रबल शूटिंग करनी है। तो वो गलत रीडिंग को नापना नहीं, तो हम गलत नंबर्स को इंटरप्रेट करके ट्रीटमेंट इनिशिएट कर देंगे, सो दैट कैन हार्म द पेशेंट। सो प्रॉपर वेवफॉर्म को आइडेंटिफाई करना और ट्रबल शूट करना, वो हमें पता होना चाहिए। तो इसके अलावा मैं दो चीज़ें शायद और ऐड करना चाहूँगा। एक तो मुझे लगता है कि एक चेस्ट ट्यूब डालना, मतलब डालना नहीं है, असिस्ट कराना, और एक कुछ आइडिया डायलिसिस का भी मुझे लगता है आज की तारीख में ठीक रहेगा। मतलब अगर आप एक आईसीयू इंचार्ज बनना चाहते हैं तो और कुछ नहीं है तो किसी डायलिसिस यूनिट में जाके थोड़े दिन डायलिसिस रूटीन में ही देख लें, बिकॉज डायलिसिस भी अब आप अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है। अगर आप एक 15-20 बेड के आईसीयू के इंचार्ज बन रहे हैं तो तय है कि वहाँ डायलिसिस यूनिट होगा ही होगा। एटलीस्ट आपको पता लग जाएगा कि किसी पेशेंट का डायलिसिस या कुछ चल रहा है तो क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो अब जैसा आपने कहा शुरुआत में कि आपको मैनेजमेंट करना आता है, तो आज अगर मैं एक नर्स हूँ तो मतलब किस तरीके के चैलेंजेस आएंगे एक आईसीयू नर्स को? क्या क्या चैलेंजेस आते हैं स्टाफ से रिलेटेड, बाकी सारी चीज़ों से रिलेटेड? बेसिकली एक आईसीयू नर्स की जिम्मेवारियाँ जो होती हैं उसमें चैलेंजेस क्या होते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया इसका। जी सर, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है एक तो प्रोटोकॉल्स को समझ के उनको इम्प्लीमेंट करना। तो अगर हम अपनी प्रोटोकॉल्स को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बिकॉज ज़्यादातर चीज़ें हमें बताई जाती हैं एज ए इंचार्ज, हमें उनको फॉलो करना है डिलीजेंटली, मतलब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो कर लें, सो दैट उससे हमारा 80% लगभग काम सॉर्टेड है। अब इसके बाद जैसे आपने कहा चैलेंजेस आएंगे डे टू डे वर्किंग में, तो मोस्टली जैसे हमारा जो पूरा देश है, वी आर रिसोर्स लिमिटेड कंट्री, तो साधनों की कमी में तो रिसोर्स का ऑप्टिमाइजेशन, वो शायद उन चैलेंजेस का सबका आंसर एक ही है, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। अब वो रिसोर्स स्पेस भी हो सकती है, कुछ जगह आईसीयूज़ में हमें बेड हैं, ऑक्यूपेंसी ज़्यादा है, मशीनें ज़्यादा लगी हुई हैं, तो रिसोर्स स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, मैन पावर ऑप्टिमाइजेशन, हमारे पास ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट आ गए, किसी ने अचानक छुट्टी ले ली, फेस्टिवल आ गया, तो हमें उस हिसाब से रोस्टर्स मैनेज करने हैं, उसमें सीनियर जूनियर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखना है कि पेशेंट केयर इफेक्ट नहीं हो। सो दिस इज़ मैन पावर ऑप्टिमाइजेशन। उसके अलावा हमें जो वेस्टेजेस है, कंज्यूमेबल्स, ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। सही बात। हमें अपने स्टाफ को या जो भी आईसीयू में काम कर रहे हैं उनको देखना है कि हमारी वेस्टेज ना, पेशेंट केयर को हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वो तो बॉटम लाइन है, बट केयर को सुनिश्चित करते हुए हमें ये देखना है कि किसी भी तरह की वेस्टेज ना हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो भी वेस्टेज हो रही है उसके लिए या तो पेशेंट पे करेगा या हॉस्पिटल पे करेगा। तो हमें वेस्टेजेस को कर्टेल करना है, तो रिसोर्सेज को ऑप्टिमली हम यूटिलाइज कर सकें, ये हमारा 20% ऑफ वर्क है। नहीं, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात की। और जहाँ तक कई बार ऐसा देखा गया है कि ब्लड बार बार लेना पड़ता है, ब्लड कोएगुलेट हो जाता है, या कोई इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो समय पे नहीं आती है, रिपोर्ट्स इधर उधर हो जाती हैं, मेडिकेशंस डबल खुल जाती हैं, वेस्ट हो जाती हैं। सो आई थिंक रिसोर्स को मैनेज करना और जैसा मैन पावर को मैनेज करना, मतलब एक अच्छे आईसीयू में हमेशा मैन पावर की शॉर्टेज रहती है कि आज लोग नहीं है, आज जैसा। और एक ये मैंने देखा बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक अच्छे आईसीयू नर्स बनना चाहते हो तो आपको बायोमेडिकल इक्विपमेंट की देखभाल भी बहुत जरूरी है। हर जगह ऐसा नहीं है कि आपको एक बायोमेडिकल, जैसे मॉनिटर है, मॉनिटर खराब हो गया है, वेंटिलेटर खराब हो गया, वैसे वेंटिलेटर की सेटिंग्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब तक वेंटिलेटर की सेटिंग पता नहीं होगी तो आप नहीं कर सकते, स्टाफ को ट्रेन नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर आप मॉनिटर में छोटी मोटी परेशानियां हैं तो बहुत अच्छे जो आईसीयू इंचार्जेस होते हैं इन सब चीज़ों को अपने आप ही ठीक कर लेते हैं, और इनका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इनको मेंटेन करना है, साफ कैसे करना है, इनकी रख रखाव कैसे करना है, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि एक आईसीयू नर्स को इंचार्ज को आना चाहिए।
कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जिनको सिर्फ पेशेंट केयर ही अच्छी लगती है, उनको बाकी चीजों को मैनेज करना अच्छा नहीं लगता, मगर एक आईसीयू इंचार्ज इन सब चीजों से शायद अलग नहीं अपने आप को कर सकता। तो व्हाट इज द रोल ऑफ आईसीयू इंचार्ज इन मैनेजमेंट? सर मैनेजमेंट की तरफ से मुझे लगता है दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हमारा क्लिनिकल जो क्वालिटी है वो हम मेंटेन करें, तो उसके जो भी इंडिकेटर्स हैं हम उनको समझें और उनको इंश्योर करें कि वो पूरे हो रहे हैं। उसमें जैसे पेशेंट के लेंथ ऑफ वेंटिलेशन को हम कैसे कम कर सकते हैं, तो उसमें जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं उन सबका हम ध्यान रखें, क्योंकि ये क्वालिटी इंडिकेटर्स बहुत लॉन्ग टर्म में एक इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन, उसकी एक्रेडिटेशन, इन सब के लिए आगे बहुत इंपॉर्टेंट नींव है। जस्ट एक चीज ऐड करूंगा, तो इसके लिए आपको जैसे एक्सेल और डेटा की समझ भी होनी चाहिए। जी। मतलब आप हर चीज को आउटसोर्स नहीं कर सकते, इसके लिए आपको डेटा और एक्सेल कुछ मतलब यू हैव टू बिकम सम सॉर्ट ऑफ इंटरनेट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सेवी आज की दुनिया में, अगर आपको लीडरशिप पोजीशन में जाना है। वेरी वेरी वेल सेड। और दूसरा रोल, जैसे मैंने आपको कहा था कि सर कोई भी अस्पताल आईसीयू और इमरजेंसी सबसे सेंसिटिव एरियाज होते हैं, तो ओटी, आईसीयू और इमरजेंसी, उसमें ओटी अलग रीजन से सेंसिटिव है, बट ये जो हम देखते हैं मेडिको लीगल केसेस, लड़ाई हुई, पेशेंट असंतुष्ट जा रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में एक्सपायर होता है तो या तो इमरजेंसी आईसीयूज में ही होते हैं। जो ब्रेकिंग अ बैड न्यूज या इस जो सिनेरियो माहौल को हैंडल करना है, ये समझ, ये मैच्योरिटी, उस समय क्या चीज़ें ज़रूरी है, कैसे लोगों को हैंडल करना है, क्या कैसे उस सीन को मैनेज करना है, उसकी पहले से उसको प्रेडिक्ट करना। जैसे कोई डिफिकल्ट फैमिली है, कोई ऐसा पेशेंट था, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये सिक चल रहा है, रात को हो सकता है पूरी रात ना निकाले, रात को मॉर्टेलिटी हो, तो ये चीज़ें दीज आर एक्सपेक्टेड थिंग, आप उसकी तैयारी दिन में करके चलें एज अ इंचार्ज। तो ये समझ, मैच्योरिटी टू मैनेज क्राइसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ लीडर और फॉर अ इंचार्ज पर्सन। सो अगर मैं इन सब चीज़ों को नटशेल में कहूँ, तो एक नॉर्मल नर्स को अगर एक आईसीयू नर्स में बदलना है, तो उसको अपने माइंडसेट में क्या क्या चेंज करना होगा, उसको क्या मेच्योरिटी के क्या क्या पैरामीटर्स हैं। मतलब हम बेसिकली कुछ चीज़ें पढ़ ली वो ठीक है, बट व्हाट ऑल ऑफ दिस, ये सब करने के लिए किस तरीके का माइंडसेट चाहिए? सर उसमें माइंडसेट में मुझे लगता है सबसे पहले हमें जो एक सबसे पहली चीज़ होती है कि ये मेरा काम नहीं है। तो एक इंचार्ज या एक लीडर कभी ये नहीं कह सकता ये मेरा काम नहीं है। उसे सबसे पहले ये बोलना पड़ेगा हाँ मैं करता हूँ, जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी, बीड़ा उठाना पड़ेगा। हाँ, बीड़ा। आईसीयू में कुछ भी हो जाए, भले ही उस आईसीयू में पंखा नहीं चल रहा हो, एसी नहीं चल रहा हो, पेंट नहीं हो रहा हो, कोई दवाई नहीं आई हो, वो सब आईसीयू इंचार्ज की जिम्मेवारी नंबर 1। दूसरा, एक बार बहुत होता है कि जैसे हम कहते हैं भाई ठीक है मैंने इन्फॉर्म कर दिया, तो मेरी जिम्मेदारी खत्म, अब नहीं हुआ तो मैं नहीं जानता, तो ये नहीं, हमें उसको परसिवरेंस, ये अगर हमें किसी चीज में एक्सेल करना है देन वी हैव टू धक्का लगाते रहना पड़ेगा। जी, तो ये क्वालिटी स्पेशली इंडियन सिस्टम जैसा हमारे यहाँ पिक्चर परफेक्ट सिस्टम्स नहीं है, हम सब जानते हैं, तो ये क्वालिटी हमें अपने आप में डेवलप करनी पड़ेगी कि हम ये चीज कर सके। और तीसरा चीज मैं जो कहूँगा कि आईसीयू एक ऐसी जगह है जो पूरे हॉस्पिटल में उसके कनेक्शन हर जगह से जुड़े हुए हैं, सर्जिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल, बायोमेडिकल, बिलिंग, टीपीए, मॉर्चुरी, इमरजेंसी, एवरीथिंग। सो यू हैव टू बिल्ड रिलेशनशिप्स विद योर काउंटर पार्ट्स, जो उन एरियाज के इंचार्जेस हैं। यू हैव टू हैव अ हार्मोनियस रिलेशनशिप विद योर काउंटर। तो मतलब आप इंचार्ज हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को कोई शहंशाह समझ रहे हैं। आप यू आर स्टिल डिपेंडेंट टू डिलीवर गुड वर्क, यू आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन अ लॉट ऑफ अदर पीपल। आई थिंक इन 15-20 मिनट में एक नर्स की आईसीयू इंचार्ज बनने की जर्नी को आपने देखा। आई एम श्योर few of you will have a few more questions. We are very happy to answer your questions in the comments, and we look forward to further episodes. Thank you very much, Doctor. Thank you, sir. Thank you.